नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग कॉन्टिनेंट देख रहे थे और कॉन्टिनेंट में भी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे एशिया कॉन्टिनेंट को। और पिछले क्लास में हम लोग ये चार्ट को पूरी तरह से देख लिए थे अच्छे से। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं इसमें रहेगा 8 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 9वां भाग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें झील पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ और कृषि। ये 2 चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ 5 चैप्टर ही कर पाएंगे। ठीक है, इसी में 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा पूरा 100 क्वेश्चन का होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर को दुनिया की सबसे बड़ी झील या अंतर्देशीय जल निकाय माना जाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? एक चीज़ आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि जो यहाँ जो कैस्पियन सी लिखा है एक्चुअली में एक झील है। कई सारे ऐसे समुद्र लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, बट वो झील है। समुद्र होने का कई सारे क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ समुद्र लिखा रहा और अगर वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है और किसी और समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ तो उसको झील कहा जाता है। ठीक है, तो कैस्पियन सी चारों तरफ देश है और उसके बीचों बीच में है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको सी नहीं बोला जाएगा, इसको झील बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम लोग लिखते हैं इसी तरह से कैस्पियन सागर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार जिसका आंसर हो जाएगा ये होगा एशिया और यूरोप के जंक्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आपको बताना है कि कितने देशों के साथ लगती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा यानी कि तटरेखा नहीं बनाता है? तो देखिए, अजरबैजान बनाता है, ईरान भी बनाता है, रसिया भी बनाता है, लेकिन अर्मेनिया नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो अपना कैस्पियन सागर से यूरोप की सबसे लंबी नदी जो अपना पानी कैस्पियन सागर में गिराती है कौन सी है? तो आपको बताना यूरोप की सबसे लंबी नदी जो कैस्पियन सागर में अपना पानी गिराती है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर का और काला सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? तो बताना आपको कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काकेसर पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील अपने केवियर का मतलब होता है कि मछली के अंडे और तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना था, ये इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर को उत्तर पूर्व से कौन सा देश घेरे हुए? तो कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में यानी कि इस डायरेक्शन में, उत्तर और पूर्व इस डायरेक्शन में। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सा देश घेरा हुआ ये बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजाकिस्तान। अब आपको एक चीज़ और देख लीजिए कि कैस्पियन सागर रूस द्वारा उत्तर पूर्व से कौन? कजाकिस्तान। उत्तर पश्चिम से कौन घेरा हुआ है? तो रूस घेरा हुआ है। अजरबैजान द्वारा पश्चिम से घेरा हुआ है और ईरान के द्वारा दक्षिण से घेरा हुआ है इसको, यानी कि चारों तरफ से लैंडलॉक है। अगला क्वेश्चन है, रूस में स्थित बेकाल झील। ठीक है, अब बेकाल झील से आगे चलिए, रूस में स्थित बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन झील है, जो आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल लवणीय ताजे पानी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बेकाल झील में है? देखिए, ये बताना कि ताजे पानी का। अब इसी क्वेश्चन में देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया है। रूस में स्थित है बेकाल झील। कहाँ पे स्थित है? रूस में। दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीनतम झील है ये। आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर बोला गया है, जो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया ओरिजिनल में, पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल लवणीय ताजे पानी का लगभग कितना प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ बेकाल झील में है? तो आपको बता दें कि 20% जितने भी पृथ्वी में पानी है, ताज़ा पानी, उसका 20% सिर्फ बेकाल झील में ही है। अगला क्वेश्चन है, बेकाल झील रिफ्ट वैली की और रिफ्ट झील है। इसको बेकाल झील को रिफ्ट वैली झील भी बोला जाता है। को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1996 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकाल झील में पाई जाने वाली उस स्थानीय प्रजाति का नाम बताइए जो वहाँ की बहुत प्रसिद्ध सील, वहाँ की प्रसिद्ध सील है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद यहाँ से दूसरी जगह से आ गया। ठीक है, रिपीट हो गया शायद। बेकाल झील में पाए उसी स्थान का नाम आता है। ठीक है, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसको नेरपा कहा जाता है, यानी कि बेकाल सील कहा जाता है। बेकाल सील या नेरपा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन एक बार कॉपी पेस्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन आप देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेकाल झील में पाई जाने वाली, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ यहीं पाया जाता है, उसको बोला जाता है बेकाल सील या फिर नेरपा। इसका स्थानीय लोग नेरपा बोला जाता है, स्थानीय भाषा में इसको नेरपा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अराल सागर
किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है या फिर सीमा पर स्थित है? तो देखिए यहाँ भी अराल सागर है, बट ये सागर नहीं होकर के झील है। और ये किन दो देशों के बीच में? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अराल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अराल सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो है अराल सागर में गिरती है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन 3 दे रखा है, यहाँ इसी 3 में से बताना है। बोल्गा और यूराल, आमू दरिया और सिर दरिया, इरावती और साल्विन। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अराल सागर में आमू दरिया और सिर दरिया ये कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है, केवल 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, अराल सागर के सूखने का मुख्य मानवीय कारण 1960 के दशक में सोवियत संघ द्वारा शुरू की गई विशाल सिंचाई परियोजना थी। अराल सागर के सूखने के कारण निर्मित हुए नए मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो अराल सागर सूख गया तो अराल मरुस्थल उसको कहा जाता है, ठीक है, अराल मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्देशीय झील या इनलैंड सी, यही इनलैंड सी या अंतर्देशीय सी जो झील है जो चारों तरफ से लैंडलॉक होता है माना जाता है, क्योंकि यह दुनिया के महासागरों से सीधे नहीं जुड़ती है, ठीक है। तो महासागरों सीधा नहीं जुड़ा इसलिए इसको सागर नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए अराल सागर ये भी है, काला सागर और कैस्पियन सागर, ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। उपयुक्त ये डी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर के पानी का घनत्व तो बहुत अधिक होने का मुख्य कारण इसमें मौजूद अत्यधिक नमक यानी कि लवणता है, जिस कारण किसी भी जलीय पौधा या जीव का जीवन यापन करना लगभग असंभव है यहाँ पे, ठीक है। तो मृत सागर की लवणता यानी कि सैलिनिटी लगभग कितनी प्रतिशत है ये आपको पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप तैरिएगा ना तो आराम से तैर सकते हैं, यहाँ पे डूबता ही नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ पे इसका डेंसिटी, नमक के कारण इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि हम लोग का शरीर से भी ज़्यादा इसका डेंसिटी है, जिस कारण से डूबता नहीं है कोई यहाँ पे। तो इसका जो लवणता है यहाँ पे इसका दे रखा है 34.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से मृत सागर किस विशाल भूगर्भीय दरार यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है? चलिए बताइए इसका आंसर हो जाएगा क्या? महान दरार घाटी यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैली। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु लोवेस्ट टेरेस्ट्रियल एलिवेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है। देखिए आमतौर पर जो समुद्र स्थल होता है यानी कि समुद्र का पानी जहाँ पे है, इससे हम लोग समुद्र स्थल को मापते हैं, समुद्र तल को मापते हैं, ठीक है, कि कितने ऊंचाई पे। लेकिन जहाँ से समुद्र है वहाँ से भी ये 430 मीटर नीचे स्थित है, ठीक है, इतना ये, इसीलिए इसको पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मृत सागर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा खनिज है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम, ये तीनों ही पाए जाते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन देशों की सीमा पर स्थित है। मृत सागर कहाँ पे? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो मृत सागर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन नदी से। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के कजाकिस्तान में स्थित बलखस झील जो एक एंडोर्फिक बेसिन का उदाहरण है कि इसकी अनोखी विशेषता क्या है ये आपसे पूछा गया है, यानी कि बलखस झील का सबसे अनोखा विशेषता क्या है ये आपसे बताना है, ठीक है। तो इसका जो आधा पानी है वो मीठा होता है और आधा पानी खारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बलखस झील के पश्चिम हिस्से में मुख्य रूप से कौन सी नदी गिरती है जो इसे मीठा बनाती है? तो ये झील आमतौर पर खारा होता है, ठीक है, कई मीठे झील भी है, लेकिन यहाँ पे एक नदी गिरता है जिसके कारण इसका पानी आधा मीठा हो जाता है। तो आपको बताना है ये हो जाएगा कौन सा? इली नदी। एशिया के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े आकार और किस भौगोलिक विशेषता का इसकी जलवायु पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया में फैले विशाल पर्वतीय और पठार। एशिया के उत्तर पूर्वी भाग जैसे साइबेरिया में वर्ष भर अत्यधिक ठंड रहने का मुख्य कारण क्या है? तो साइबेरिया एरिया में जो ये इलाका है उसमें वर्ष भर ठंडा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भूमध्य रेखा से बहुत अधिक दूरी और ठंडी ध्रुवीय हवाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के किस देश
में पृथ्वी का सबसे बड़ा दैनिक तापमान दर्ज किया जाता है? देश को पूछा गया है, ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, अगर देश नहीं पूछता तो क्या हो जाता? पश्चिम मध्य एशिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाइना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकाल में होने वाली मानसून वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मानसून वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ग्रीष्मकाल में होता है जो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उच्च दाब और निम्न ताप के कारण हिंद महासागर की हवा का खिंचाव। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्य रूप से किन दो कारकों पर आधारित है? देखिए कोपेन जो एक साइंटिस्ट था जर्मनी का, इन्होंने सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण का एक थियरी दिया था। तो इन्होंने जो थियरी दिया तो बोला गया है, यहाँ पे पूछा गया कि ये किन दो कारणों पे आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान और वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो एशिया में पूछा गया सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो बेरखोयांस्क और ओयम्याकोन, ये रूस का है और रसिया नाम इसी तरह का रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया के आंतरिक भागों जैसे साइबेरिया और मंगोलिया में अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्म जलवायु होने का क्या कारण है? इसका कारण है कि समुद्र से इसकी दूरी अत्यधिक दूरी है, उच्च अक्षांश, विशाल आकार और पर्वतीय अवरोध। ये सब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा एशिया के पूर्वी तट के तापमान को प्रभावित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ओयासियो जलधारा। ठीक है, ओयासियो जलधारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल नीनो घटना जो एशिया की जलवायु यानी कि विशेषकर मानसून को बहुत प्रभावित करता है, कहाँ घटित होता है? तो ये प्रशांत महासागर में घटित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में स्थित साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो टुंड्रा और टेगा जलवायु पाया जाता है और साइबेरिया क्षेत्र बहुत ही ठंड वाला एरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया के उत्तरी भाग विशेष रूप से साइबेरिया में पाए जाने वाले शंकुधार वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो शंकुधार वन जैसे कि इस तरह चीड़ का जो पौधा होता है इस तरह, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है टेगा के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्य रूप से एशिया के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वर्षा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनसूनी वन यानी कि पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो पर्णपाती है, पर्ण का मतलब होता है पत्तियां और पाती। ठीक है, ये जो पत्तियां जो झड़ा देते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये होता है क्या? ये ग्रीष्म काल में अपने जो पत्तियां हैं ये गिरा देते हैं। मानसूनी वन या फिर पर्णपाती वन एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। ठीक है, मानसूनी वन या फिर पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि ये गर्मियों के समय अपना पत्तियां को झड़ा देता है, गिरा देता है, और इसी को पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है। ठीक है, गर्मी जब स्टार्ट होता है। टुंड्रा वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? तो टुंड्रा वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पेड़ों का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड होता है कि पेड़ यहाँ सर्वाइव नहीं कर, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। यहाँ सिर्फ छोटे और बोने आकार के पौधे होते हैं जैसे लाइकेन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। परमाफ्रॉस्ट की उपस्थिति। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? यहाँ सालों भर बर्फ जमा होता है। बर्फ जमा होने के कारण ना जो पेड़ पौधा होता है उसके जड़ें एक स्थान पे जब रुक जाते हैं, यानी इससे नीचे नहीं जा पाता क्योंकि बर्फ रहता है वहाँ पे। तो ये जो स्थान है इसी को बोला जाता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। सिनकोना, मोहगिनी और रबर के वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है? सिनकोना, महोगनी और रबर। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं ना इसको मोहगिनी भी बोला जाता है, या महोगनी, दोनों के नाम याद रख लो। रबर के वृक्ष किस प्रकार के वनस्पति से संबंधित है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार विस्फोटी वन से संबंधित है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार को विस्फोटी वन भी कहा जाता है। तो हर एक चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमा भी सकता है इसको। ठीक है, चलिए टेगा वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन सा है? टेगा वन अभी बताए थे कि जो ठंड वाला प्रदेश में होता है, इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन होता है? चीड़ होता है, स्प्रूस होता है और फर होता है। सागौन, इसको सागौन भी कहते हैं, सागौन और सील, साल, सागौन और साल किस प्रकार के वनों के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो किस प्रकार के वन होता है? उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति का प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति का प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया, कौन सा है आपको बताना। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा? शीतोष्ण शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन, मानसूनी वनों का सर्वाधिक विस्तार किस देश में? तो मानसूनी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे, सबसे ज़्यादा मानसून कहाँ पे होता है?
वैरायटी यहाँ पे देखा जाता है। पहले ग्रीष्म आया, ग्रीष्म के बाद फिर आ जाएगा बरसात, बरसात के बाद ठंडा, ठंडा के बाद फिर आ जाएगा बसंत। तो ये कहाँ पे देखा जाता है? भारत में। तेगा वनों की लकड़ी का मुख्य उपयोग क्या होता है? यहाँ चीड़ होता है। तो इस तरह के लकड़ियों से हम लोग लुगदी और कागज का उद्योग में काम आता है सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये जो अभी जो ऊपर में क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन शायद पिछले साल ही पूछा गया था। सवाना घास के मैदान एशिया में मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो सवाना घास के मैदान एशिया में कहाँ स्थित है? तो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनों के मुख्य रूप से कौन से वृक्ष उगते हैं? तो भूमध्य सागरीय वनों में कौन सा प्रमुख वृक्ष उगते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जैतून, ओक और पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजवुड और आबनूस किस वनस्पति क्षेत्र में के उदाहरण है? तो रोजवुड और आबनूस किस प्रकार के वनस्पति क्षेत्र के उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा विश्ववतीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे चीन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाली सदाबहार वन। अच्छा, सदाबहार वन किसको बोला जाता है? सदाबहार वन देखिए, एक तो होता है कि पतझड़ वाला वन जो अपने पत्ते को पूरा ग्रीष्म ऋतु में गिरा देता है, और सदाबहार वन होता है कि अपने पत्ते को एक साथ कभी नहीं गिराता है। ये कभी एक पत्ता तोड़ेगा तो उसकी जगह पर जब तक नया नहीं निकलेगा फिर दूसरा पत्ता नहीं गिराएगा, यानी कि वो हमेशा सदाबहार रहता है, इसलिए इसका नाम सदाबहार बन गया है। विश्ववतीय वनों में वृक्षों के घने होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है यहाँ पे वर्ष भर उच्च तापमान और भारी बारिश होता है। शंकुधार वृक्षों की पत्तियां नुकीली क्यों होती है? ये आपसे पूछा गया था, नुकीली क्यों होती है? क्योंकि देखिए यहाँ नमी की सुरक्षा के लिए, अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो नमी ज़्यादा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये ठीक है ठंडा वाला प्रदेश में होता है। ठंडा वाला प्रदेश जो हमेशा शुष्क रहता है, बर्फ को आसानी से फिसलने दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह से नुकीला पत्ता होता है इसका, इस तरह से, तो इसके पत्ते में मोम का चिपचिपा टाइप का मोम का एक लेयर रहता है, ठीक है। तो जब बर्फ गिरता है तो ये स्लिप करके नीचे आ जाता है, तो फिसलने में मदद करता है इसको। तेज़ हवाओं किससे बचाव करता है? तेज जितना ज़्यादा चौड़ा रहेगा हवा उतना उस पर दिक्कत करेगा, लेकिन जो पतला रहेगा तो वो हवा से बच जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। सदाबहार वनों की मुख्य पहचान क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये एक साथ अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराती, अभी बताएं कि। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय वनस्पति में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या परिवर्तन आता है? तो तापमान घटने से, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर्वतों पर चढ़ेगा तापमान घटेगा, तो तापमान घटने से वनस्पति का प्रकार बदल जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 43%। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जैसे गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा और सिंधु वाला मैदान हो गया, तो ये जो मैदानी भाग होता है ना, इसमें जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43%। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? देखिए नदियों के द्वारा जो नई, ये देखिए ये जिस तरह का नदी है, यहाँ नदी, अब इसके आमने सामने जो ये जो इस एरिया में जो नया मिट्टी आ जाएगा, बालू टाइप का जो रहता है, इसी को बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। और इसको क्या बोला नाम से जाना जाता है? नया वाला जो रहता है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो पुराना रहता है, जो बहुत पहले बहा के लाया जाए, साल भर 2 साल 5 साल पुराना हो जाता है, उसको खादर बोला जाता है, बांगर बोला जाता है, माफ कीजिएगा, बांगर बोला जाता है। देखिए ये जो नया वाला रहता है ना खादर, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, जबकि ये जो बांगर होता है ये कम उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए वही क्वेश्चन है, बांगर के नाम से जाना जाता है। नया को खादर, पुराना को बांगर। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में पोटास और चूने की मात्रा अधिक होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है? किसमें होता है? जलोढ़ मिट्टी। इसके साथ साथ और एक मिट्टी किसमें होता है? काली मिट्टी में भी सेम चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श और उपयुक्त मिट्टी कौन सी होता है? तो आप लोगों को पता होगा कपास की खेती के लिए क्या होता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा गया। तो काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन मतलब उलट के देखोगे ना, कई बार भी पूछा गया है, मतलब भर के सब क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं जुताई यानी कि सेल्फ प्लॉगिंग वाली मिट्टी कहलाती है? ठीक है, तो स्वयं जुताई वाला मिट्टी कौन है? तो ये काली मिट्टी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, सूखे मौसम में किस
मिट्टी में गहरी दरार पड़ जाती है, तो उसी मिट्टी में गहरी दरार पड़ती है जिस मिट्टी में नमी को मतलब कैपेसिटी रहता है पकड़ के रखने का, ठीक है। और ये कौन सी मिट्टी होती है, या तो चिकनी मिट्टी बोल दो या फिर काली मिट्टी बोल दो, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाए काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो आप लोग को पता है लौह अयस्क किसमें होता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो लिंचिंग के द्वारा, ठीक है, लीचिंग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। काजू, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है? तो सबसे उत्तम मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे पहाड़ी नुमा जो खेती किया जाता है, पहाड़ों में ये सब मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पे काजू, चाय, कॉफ़ी की खेती किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के काम आती है? तो ईंट बनाने के काम में भी लेटेराइट मिट्टी का ही यूज़ किया जाता है। मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट मिट्टी में मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? तो देखिए डेजर्ट मतलब सूखा सूखा रहेगा तो ह्यूमस, देखिए एक तो वहाँ पे जो भी कुछ भी वनस्पति नहीं रहेगा ना, तो पत्ता वत्ता कुछ भी रहेगा तो ह्यूमस की कमी हो जाएगा। दूसरा नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होता है। विश्व स्तर पर चेर्नोजेम मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व स्तर पर चेर्नोजेम को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोडजोल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पोडजोल मिट्टी जो होती है ठंडे संकोधारी जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान जैसे गंगा सतलुज या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, उत्तरी मैदान बोला हम तो गंगा सतलज हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा सतलज के मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी? अब जहाँ भी मैदानी एरिया रहेगा वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। पहाड़ी एरिया में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी? और प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब ये वाला हिस्सा भारत के निचले वाला समुद्र से जो लगा हुआ है, इसको इसमें क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी। चाय और कॉफी उगाने के लिए मिट्टी की कौन सी प्रकृति उपयुक्त होती है? तो चाय और कॉफी उगाने के लिए मिट्टी की कौन सी प्रकृति उपयुक्त होती है? तो देखिए ह्यूमस होना चाहिए इसमें, पोषक तत्व, आम्ल प्रकृति और उचित जल निकासी, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक तरीका नहीं है? तो मृदा संरक्षण का एक तरीका झूम की खेती ये नहीं है, क्योंकि झूम की खेती क्या होता है कि जहाँ पे जंगल है उसको काट दिया जाता है, सॉरी, जो जंगल वाला एरिया होता है उसको काट दिया जाता है और कुछ साल तक या फिर 6 महीना साल भर छोड़ दिया जाता है। जब वो जमीन अब जंगल को काटेगा तो मिट्टी तो संरक्षण करके नहीं रखा जाएगा, तो इसलिए झूम खेती इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊसर या कलर नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? ऊसर या कलर नाम से लवणी और क्षारीय मिट्टी को जाना जाता है। भारत के किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? अब लेटेराइट मिट्टी जो पहाड़ी एरिया में पाया जाता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो कर्नाटक में, ठीक है। जहाँ भी चाय कॉफ़ी का खेती होता है, जहाँ काजू का होगा वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कैसे पता चलेगा कि चाय की खेती? तो हमेशा देखना, चाय या कॉफ़ी जो होता है ना, ये जो पहाड़ होता है, इन पहाड़ों में इस तरह से सीढ़ीनुमा बना होता है, लेटा टाइप का होता है, इसलिए यहाँ से याद रख लेना लेटेराइट मिट्टी। खेती जो होता है इस तरह से खेत जो बनाया जाता है, एक के नीचे सीढ़ीनुमा होता है, इसी यानी कि एक के नीचे एक लेटा हुआ होता है, इससे याद रख लो लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी उद्गम के लावा से बनी होती है? तो ये काली मिट्टी होता है इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में उपस्थित सड़े गले पौधे और जीवों के अवशेष को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो ह्यूमस कहा जाता है। जो बताया ना अभी कि रेगिस्तानी में ह्यूमस की कमी होता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्ते जो पौधे होते हैं वो सब नहीं होता, बड़ा पेड़ भी नहीं होता जो पत्तियाँ गिराएगा अपना, ठीक है, तो ये ह्यूमस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये चीन है, सबसे बड़ा उत्पादक देश, ठीक है। और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। भारत में चावल उत्पादक राज्यों का
भारत में चावल उत्पादक राज्यों का उत्पादन के आधार पर सही घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में सजाना है आपको, ठीक है। तो अब इसको बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर, घटते क्रम मतलब सबसे ज़्यादा से कम, तो उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, अच्छा ये जो है ना ये डेटा देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका ये जो ऑप्शन जब आप देखिएगा उसका तो उसमें कुछ और है, तो उस समय के हिसाब से वो सही था। अभी डेटा चेंज हो गया, 2024 से 2026 का जो डेटा आया है उसके अनुसार सबसे पहले जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर तेलंगाना, उसमें जो दिया गया था ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे था, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल था, तो पश्चिम बंगाल अब तीसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब आता है। तो ये इसका डेटा सही है, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद तेलंगाना में होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होगा और उसके बाद पंजाब में होगा। तो ये सही डेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाने वाला प्रमुख नकदी फसल जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के नाम से। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश क्रमशः कौन कौन से हैं? उत्पादक और निर्यातक, देखिए जूट का जो उत्पादन के मामले में भारत सबसे आगे है और निर्यात करने के मामले में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है। तो उत्पादन करता है भारत और निर्यात करता है बांग्लादेश। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन से है? अवरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। तो अवरोही क्रम में इसको सजाने बोला है। चलिए बताइए, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा देश से सबसे छोटा देश, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील यहाँ सब में दिया, तो ब्राज़ील के बाद वियतनाम, फिर कंबोडिया, कोलंबिया और फिर इसके बाद इंडोनेशिया। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और फिर इंडोनेशिया। अच्छा, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी कौन करता है? कर्नाटक करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अब देखिए वही इसके सजाना और वही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा कर्नाटक सबसे ज़्यादा, फिर केरल और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। ये सब नया डाटा है, हो सकता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो डेटा कुछ और होगा, उसको याद रख लेना अंकल। चलिए, रबर का मुख्य उद्गम स्थल किस महाद्वीप को माना जाता है? तो रबर का जो उद्गम स्थल है वो किस महाद्वीप, और यहाँ पे प्राकृतिक रबर का बोल रहा है, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है उस रबर का नहीं है, प्राकृतिक रबर का बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो रबर के उत्पादन में थाईलैंड सबसे नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। कौन सा? ब्राज़ील। अच्छा, भारत में कौन सा राज्य है गन्ना का उत्पादक सबसे ज़्यादा? इसको कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, चावल, गेहूं, कपास और जूट किस प्रकार की फसलें हैं? इसका आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल। रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती है? तो देखिए रबी की फसल जो होता है ना, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अब इसको थोड़ा समझ लो, रबी की फसल क्या होता है कि रबी की फसल जो होता है ना अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, यानी कि जब ठंडा स्टार्ट होता है, बरसात खत्म होता है और जब ठंडा स्टार्ट होने लगता है तब इसको बोया जाता है, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होता है तब इसको काट लिया जाता है। मतलब हल्का हल्का गर्मी पड़ता है, यानी कि जब मार्च अप्रैल के समय होता है उस समय इसको काट लिया जाता है। ये हो गया रबी की फसल। और खरीफ की फसल जो होता है वो क्या होता है कि वो गर्मियों के समय ही, खरीफ की फसल जो होता है गर्मियाँ जब खत्म होती है, बरसात स्टार्ट होता है, ठीक है, उस समय इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है, और ठंडा के समय में इसको काट लिया जाता है। तो ये हो जाएगा खरीफ का, ठीक है। तो यहाँ रबी का पूछा गया है, अक्टूबर नवंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, रबर और गन्ना किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं? किस प्रकार की कृषि? तो देखो चाय, कॉफ़ी या रबर या गन्ना सबको रोपा जाता है, इसको रोपण कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है हरित क्रांति के जनक? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है और दूसरा हो जाएगा बिहार, ठीक है। पहला, अच्छा जूट उत्पादन में अभी बताएं विश्व में कौन सा सबसे नंबर 1? उत्पादन में भारत है, और निर्यात करने में कौन है? निर्यात करने में बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। सब साथ साथ याद करते चलना। एशिया का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ एशिया, किस नदी बेसिन को कहा जाता है? किस नदी बेसिन को कहा जाता है? यांगत्सो नदी। कई बार एग्जाम में भी और कई बुक में भी मेकॉन्ग
नदी को भी माना जाता है। ठीक है, तो जब ये नहीं देगा तो ये, तब उस समय ये नहीं देगा। ठीक है, तब आपको इसको करना है। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, लेकिन जब मेकॉन्ग तब सही होगा जब यांगत्से नदी नहीं दिया रहेगा। एशिया की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो एशिया की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी? चावल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाम ऑयल यानी कि ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के मानसूनी क्षेत्रों दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया की बात किया जा रहा है यहाँ पे, में सबसे प्रमुख कृषि प्रणाली कौन सी है जहाँ चावल प्रधान फसलें हैं? जहाँ चावल प्रधान फसलें हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। गन्ना का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? क्यूबा को। जबकि गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रमुख देश कौन सा है? तो चीन है गन्ना उत्पादन में। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करवा दिए, ये सब याद रखने लेना। निम्नलिखित में से किसे मानसून का जुआ कहा जाता है? तो मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? तो भारतीय कृषि को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कृषि किस सूची में आता है? देखिए, इसे कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा रहा है। तो भारत, ये पॉलिटी का है लेकिन ये पूछ दिया है किसमें? ज्योग्राफी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कृषि किस सूची में का विषय है? किस सूची का? राज्य सूची का विषय रहता है कृषि। कृषि और पशुपालन का एक साथ किया जाना क्या कहा जाता है? देखिए, एनटीपीसी में इसी बार पूछा गया था 2025 में, और 2026 में भी शायद इसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको मिश्रित कृषि कहा जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता होगा, असम जो है, असम चाय का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कॉफी का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। चावल का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, 96 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। अगर देखिए, एक वीडियो बनाने में, इसको बनाने में खोजना पड़ता है प्रीवियस ईयर का, प्लस जो इंपॉर्टेंट लगता है हमको उसको, जो टॉपिक वाइज करना पड़ता है, तो करीब 1 से 1.5 दिन तो हमको सिर्फ क्वेश्चन निकाल के इसको टाइप करने में लग जाता है। जबकि हम पूरा दिन 10-11 घंटा बैठते हैं तब। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।